अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम आपसे शेयर कर रहे होंगे पाक फ़ौज की शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से आने वाली एक इंतहाई अहम खबर। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह किया है कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाना होगा। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस खिताब के बाद DG ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने ब्रसल्स में कोई सियासी बयानात नहीं दिए और न ही किसी मुआफ़ी का जिक्र किया है। उन्होंने जोर दिया कि 9 मई का मामला सिर्फ फ़ौज का नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ की बातों को ज़ाती मकासद के लिए इंटरव्यू की शक्ल में गलत तौर पर पेश किया गया, जबकि उस तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे जिन्होंने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर भी बनवाई थी। नाज़रीन, हाल ही में सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइश ने ब्रसल्स में आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद अपने कॉलम में बानी PTI को मशवरा दिया था कि वो मुआफ़ी मांग कर जेल से निकलना चाहें तो इस बारे में उनकी बात हुई है डायरेक्टली फील्ड मार्शल से। ये उन्होंने अपने कॉलम के अंदर दावा किया था। ताहम DG ISPR ने आज इस दावे की सख्ती से तरदीद की है। हुकूमती हलकों की जानिब से बानी PTI को बारहा मुआफ़ी मांगने का कहा गया, लेकिन वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर मुसर हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं है। हाल ही में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तिजारत राना एहसान अफजल ने कहा था कि अगर बानी PTI सदर से रहम की अपील करें तो उनकी सज़ा मुआफ़ हो सकती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है नाज़रीन कि क्या बानी PTI मुआफ़ी मांगेंगे या अपने मौके पर डट कर मुकाबला करेंगे। ये सारी चीज़ें जानते हैं जी हम अपने पैनल से। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है जी लंदन से वीडियो लिंक पर नसीम सिद्दीकी साहब ने, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फारान साहब, वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ आज़म चौधरी साहब मौजूद हैं और इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक साहब तशरीफ़ रखते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, सर मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो हमें ये समझाइएगा कि मामला क्या है, क्योंकि सोहेल वड़ाइच की तरफ से एक कॉलम नहीं लिखा गया था, 3 मुख्तलिफ कॉलम्स लिखे गए थे। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ TV चैनल्स के जो एंकर्स हैं उनसे भी गुफ्तगू की और बार बार ये कहा कि उनकी 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब से, 1-on-1 ये मुलाकात थी और उसमें फील्ड मार्शल साहब ने ये सारी बातें उनसे कहीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस तमाम तर चीज़ की सरासर नफ़ी कर दी गई DG ISPR की तरफ से। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। देखिए, जब बेल्जियम में फील्ड मार्शल साहब आए थे तो उनकी बहुत लोगों से मुलाकात हुई थी। सोहेल वड़ाइच भी आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद सोहेल वड़ाइच साहब ने ये बयान दिया, तो अगर कोई इस किस्म की बात थी तो फौरी तौर पे जो है वो उसकी तरदीद आ जानी चाहिए। इतने दिन इंतजार किया गया, फिर अवाम की नब्ज चेक की गई, फिर रिएक्शन चेक किया गया, फिर बाकी जो हजरात थे, फैसल वाउडा, हसन अयूब या दूसरे लोग, उनके जरिए मैसेज भिजवाया गया। लेकिन देखा कि जब ये हीट कम नहीं हो रही तो फिर आज DG ISPR को खुद आना पड़ा। अब क्या करें। सोहेल वड़ाइच साहब भी एक बहुत जय्यद, बहुत बड़े साफी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कौन से ऐसे बड़े लोग हैं जिनके इंटरव्यूज नहीं किए, और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उनके हिस्से में आती हैं। दूसरी तरफ DG ISPR है जो कि इदारे के जो है वो तर्जुमान है, तो बड़ी यहाँ पे मुश्किल सी सिचुएशन पेश हो जाती है। दूसरी जो बात आपने ठीक है, DG ISPR ने बोला कि ये सिर्फ फौज का केस नहीं है, अवाम का केस है। तो अवाम तो 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला दे चुकी है। और जिस तरह कहा जाता है कि बानी जो है वो सदर मुमलिकत से माफी मांगे, भाई एक बंदा डटा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप देखें कि आप उनकी मुलाकातें नहीं होने दे रही, उनकी तस्वीर बाहर नहीं आने दे रहे, वो कोई बात करते हैं, साफी उनसे मिलते हैं तोशाखाना या दूसरे मुकदमात के सिलसिले में, तो हर चीज पे पाबंदी लगाई जा रही है। इसका मतलब है कि एक शख्स अपनी बात पे डटा हुआ है, और वो तो 9 मई को वैसे भी पाबंदे सरासर था। और आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हक में फैसला दिया है, उनको बरी किया है 9 मई के मुकदमात में। तो बात यह कि अदालतों को अगर उनका काम करने दिया जाए, प्रॉपरली अदालतें अपना काम करें, तो असल तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हम तो जिन कंट्रीज में रहते हैं यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, सब लोग यहाँ पे बराबर हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े हमने देखा कि टोनी ब्लेयर साहब का बेटा जो है, जब वो 18 साल का हुआ तो वो एक ममनुआ ड्रिंक पी के एक जगह पड़ा हुआ था, तो उसको पुलिस उठा के ले गई। जब उसने बताया कि मैं टोनी ब्लेयर का बेटा हूँ, वजीर आजम का बेटा हूँ, तो पुलिस ने ये नहीं कहा कि अच्छा माफी दे दे जी, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम टोनी ब्लेयर और जो उनकी वाइफ थी उनको बुलाया थाने में, उन्होंने वहां पे माफी लिख के दी और फिर वो अपने बेटे को लेके गए। तो अगर कानून को काम करने दिया जाए तो मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसी तर्जुमान को आने की जरूरत नहीं है, किसी सोहेल वड़ाइच के कॉलम की जरूरत नहीं है। अदालतें फैसला दें, और अदालतें जिस तरह इस वक्त चलाई जा रही हैं वो सबके सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो ठीक है, जो चैनल अदालतें तो जो मुकदमात है उन पर फैसला देंगी ना, लेकिन सिद्दीकी साहब जब इस तरह के मामलात होते हैं, मैं ये सवाल लेकर आजम चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी, जब इस तरह के मामलात होते हैं, एक सहाफ़ी इस तरह से एक मीटिंग होने के बाद खुद से कॉलम लिख देता है, एक कैदी को जो इमरान खान साहब की ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं, इस तरह के मशवरा देता है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तो उसके बाद हम देखते रहते कि अदालतों के निज़ाम के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, जिस तरह सिद्दीकी साहब अभी अदालती निज़ाम की बात कर रहे थे कि अगर इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मामलात कहीं ना कहीं तय हो सकते हैं, तो फिर अदालतों के तरफ से जो सजाएं दी जा रही हैं या जो बरीयत हो रही है वो किस जुमरे में आती है। तो एक चीज़ तो मुझे ये बता दीजिएगा कि सिद्दीकी साहब ने कहा कि अदालतों से तो इस तरह के तो जो मामलात हैं उस पर तो डीजी ISPR कोई क्लैरिफिकेशन देनी है ना, कि भाई ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, ऐसी तो कोई मीटिंग हुई नहीं, ये तो अदालत ने नहीं कहना था ना। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है जो सिद्दीकी साहब ने सवाल उठाया कि इसमें इतना डिले क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने एक कॉलम नहीं लिखा, 3 कॉलम्स लिखे और उसके बाद मुसलसल ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रही हैं टीवी स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, सुहेल वड़ाई साहब को जो क्लेम करते हैं वो स्पेशली उनको ब्रसल्स में बुलाया गया और वहां पर उन्होंने तकरीब अटेंड की। उसके बाद वो अपने कॉलम के अंदर क्लेम करते हैं कि 2 घंटे से ज़ायद वो तवील मुलाकात के अंदर जो गुफ्तगू हुई उसको उन्होंने कॉलम के अंदर खबर की शक्ल में दी है और वो तज्जिया नहीं है। आप उस पर गौर करें तो वो खबर ब्रेक कर रहे हैं अपने कॉलम के अंदर। अच्छा, जब उन्होंने ये खबर दी उसके बाद सिद्दीकी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक उसका सिर्फ टेम्परेचर चेक किया गया और सुहेल वड़ाई साहब को उस पर शदीद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और इस पे एक चीज तो वाजे हो गई, जो खुद साख्ता तर्जमानी करते हैं अदारों की या शख्सियात की, उनको अब सोचना पड़ेगा कि खुद साख्ता तर्जमानी के उनको क्या फायदे और नुकसानात पहुंचते हैं और उसके हमारे सिस्टम के ऊपर क्या असरात उस पर मुरतब होते हैं। अब देखें, बहुत सारे इस किस्म के खुद साख्ता तर्जमान है। अगर सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था तो 2 तर्जमान और खुल के सामने आए, एक फैसल बावड़ा साहब और एक ये जो ARY में साहब काम करते हैं जिनका भी आपने जिक्र किया था, उन्होंने आके तो उस पर तर्जमानी करते हुए सुहेल वड़ाई साहब का जो दावा था उनके कॉलम के अंदर उसको नेगेट किया। अब इस पे मैं समझता हूँ कि पहले दिन अगर उनको जो आर्मी चीफ साहब है उन्होंने बात नहीं की तो पहले दिन DG ISPR साहब को सामने आके इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए था। उन्होंने 3-4 दिन बाद जाके ये मामला किया। अच्छा, दूसरा आ जाते हैं अदालती निजाम की तरफ। जी। अब देखें कि पाकिस्तान के अदालती निजाम को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। मकसद क्या था? सिर्फ एक शख्स इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखना और ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी फॉर्म 47 की हुकूमत है इसको कायम रखना। उसके लिए आपने तमाम जो निज़ाम था आपने उसको इतना खराब किया कि अब आपको 27वीं आईनी तरमीम की आपको बातें की जा रही हैं, कोई उस पर तबसरा कर रहा है। अगर आप अदालती निज़ाम को ठीक रहने देते और मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते तो शायद नौबत ही ना आती इन तमाम चीजों की। आज भी अदालतों के अंदर जो फैसले हो रहे हैं आपके सामने है। आज 9 मुकदमात में जिन पर जमानतें दी गई हैं खान साहब को, इससे पहले जो जितने मुकदमात में सजाएं दी गई हैं, देखिए तमाम मुकदमात पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। या तो इनको बिल्कुल कानून के उसके ऊपर छोड़ दें, अदालतों को आजाद करें, अदालतें अपना फैसला दें। अब जो शहादतें आई हैं, जो गवाह आए हैं, अब वो गवाह भी मुक रहे हैं, गवाह बार बार अपने बयानात काशिफ साहब बड़े संगीन इल्जामात, मैं तो इनको इल्जामात ही कहूँगी, लगाए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर, हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ये बताइएगा कि ये सिचुएशन यहाँ तक क्यों पहुँची है और अभी आप चूँकि सहाफ़ती तंजीमों को कहीं ना कहीं लीड भी कर रहे हैं, रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो आप बताइएगा कि किसी सहाफ़ी को क्यों ये ज़रूरत पड़ती है कि चलें अगर अकेले में उनसे कहीं पर कोई ऐसी बात हो गई है, मैं ये नहीं कह रही कि बात हुई है क्योंकि DG ISPR ने अगर इसकी तरदीद कर दिया तो डेफिनेटली फिर ये बात नहीं हुई है, क्यों उनको ज़रूरत पेश आई कि वो इस तरह से कॉलम लिखें और फिर क्यों हम सहाफ़ी ऐसी चीज़ें करने के बाद पीका एक्ट के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं? मामला ये है कि जिस वक्त सुहेल वड़ाई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर लिखी, हमने इसी शो में डिस्कस की, तो मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि ये कोई ऐसी है चंबे की बात उन्होंने नहीं लिख दी जिसको हमने एक आउट ऑफ बॉक्स जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दिया है। भाई 1.5 साल से तो हम भी कह रहे हैं कि 9 मई पे माफ़ी मांगेंगे तो मामला आगे चलेंगे। अब वो ये कह रहे हैं जी आप माफ़ी मांग लीजिए तो फिर मामला को आगे चलाइए, पॉलिटिकली चीज़ों को आगे लेके जाए, उसको एक आपने आउट ऑफ बॉक्स कर दिया। अच्छा, अब
आर्मी चीफ के हवाले से कोई भी खबर हो उसकी बाकायदा तरतीब बिल्कुल DGISPR ने देनी है। उन्होंने आज कहा कि जी ऐसी कोई ना इंटरव्यू हुआ है, ना कोई बात हुई है, ना चीज़ हुई। अगर एक बंदे ने अपने तखयलाती अपने गुफ्तगू से एनालिसिस को लेके एक वे फॉरवर्ड दिया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी राय है और उन्होंने कॉलम लिखा है। अच्छा, अब ये बात उन तमाम लोगों को पता है, हमारे स्क्रीन पे बैठे हुए चारों अहबाब को पता है, वेल कनेक्टेड हैं, जर्नलिस्ट हैं, चीज़ों को समझते हैं कि भाई जब तक 9 मई के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। 9 मई जो है वो एक रेड लाइन है इदारों की सेंटिटी का और एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी का। अब उसके ऊपर आप कहें जी हमने जॉइंट कमेटी बनानी है, हमने कुछ और करना है या कुछ और करना है, जो मर्जी आप इस्तदलाल पेश करें, लेकिन इशू ये है कि आपका एक चीज़ों को रास्ता है। अब पोलिटिकली रास्ता बनता यही है कि आप 9 मई पे माफ़ी मांग लीजिए, लोगों से लाताल्लुकी कर लीजिए और आप आए दोबारा सियासत के मैदान में फिर जोड़ तोड़ कीजिए और फिर आप हुकूमत बनाइए। यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बैठ के इमरान खान के खिलाफ हुकूमत को टॉपल कर सकते हैं तो कल जरदारी साहब और इमरान खान भी बैठ सकते हैं। कोई बात नहीं है कल शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान बैठ जाए। सियासत है, सियासत में तो आपने टारगेट को हासिल करना है कि आपने हुकूमत को कैसे हासिल करना है। अब इस सारी गुफ्तगू को उठा के लेके जाना, फिर उसके ऊपर चीज़ों के ऊपर ट्रोलिंग करवाना, मामलात करना, मुझे आप बताएं कि यहाँ पे यकीन कीजिए PDM की हुकूमत, मुझे आज भी याद है कि जब निगरान वज़ीर आज़म साहब बनना था, रोज़ाना एक नया नाम की खबर होती थी, रोज़ाना, और तमाम लोगों की खबरें जो सी हैं वो वहाँ पे सच्ची साबित नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ती इक़दार में हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, एनालिसिस हो सकता है, गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको इतनी वुसअत क़ल्बी रखनी चाहिए कि अगर आपसे कोई चीज़ गलत हुई है तो आप आगे लोगों को कहें कि जी मेरे समझने में या मेरी खबर में ये गलती थी, मैं माज़रत खाऊँ अपनी ऑडियंस से, मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको खींचते चले जाएंगे तो वो मामला डिबेट की शक्ल होता चला जाएगा। सो मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, सुहेल वड़ाइच साहब की क्या गुफ्तगू हुई, कौन गया, कैसे गया, मुझे तो नहीं पता। मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, मैं तो इतनी बड़ी मीटिंगों में जाता भी नहीं, ना मुझे को बुलाता है, ठीक है जी। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, 9 मई इदारों की रेड लाइन है। 9 मई पे माफ़ी मांगे, माफ़ी मांग लेंगे तो डील भी मिल जाएगी, ढील भी मिल जाएगी और सारे काम आगे हो जाएंगे और वो किसी ना किसी स्टेज पे जाके चीज़ें होती नज़र आ जाएंगी। बाकी आप ज़मानतें करवाते रहें, चीज़ें चलाते रहें, इधर से 8 में ज़मानतें होंगी, 3 में सज़ाएँ हो जाएंगी, 3 में ज़मानतें होंगी, 2 में सज़ाएँ हो जाएगी, ये पिंग पोंग चलता रहेगा। फंडामेंटल पॉइंट को एड्रेस करना चाहिए और सियासत में चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। सियासत में चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहिए है। इन कॉलम्स के बाद इम्तियाज़ फरहान साहब, हमें ये लगा था क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब चूँकि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका वाकई बात हुई होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि जब उनके कॉलम्स के ज़रिए मुआफ़ी की पेशकश की गई इमरान खान साहब को तो शायद कहीं ना कहीं वो इस पर अमल दरामद कर रहे होंगे और चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन आज जब ये तरदीद आई, इम्तियाज़ फरहान साहब आपका पहला इसके ऊपर क्या आपको थाट इसके ऊपर आया, पहला आपको क्या लगा कि क्यों सुहेल वड़ाइच जो हैं उनसे इतनी बड़ी एक गलती, मैं तो इसको ज़ाहिर है कि ही इज़ माई सीनियर, लेकिन चले गलती के अलावा अगर कोई लफ्ज़ अगर आप इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें कि वो क्यों इस तरह का बयान देंगे जिस पर DGISPR को रिएक्शन देना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा देखें, काशिफ ने बहुत एक अच्छे पैराए के अंदर इस बात को वाज़े कर दिया है। मैं समझता हूँ कि DGISPR की भी आप वजाहत भी सुनेंगे तो उसमें कहीं उन्होंने सुहेल वड़ाइच के हवाले से नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि कोई इंटरव्यू नहीं हुआ ब्रसेल्स में, ना इस तरह की कोई बात बराह रास्त की गई है, ये वाज़े तौर पे। और सुहेल वड़ाइच साहब के तीनों कॉलम पढ़ लीजिए, उसमें कहीं उन्होंने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा है कि जनाब यही बात उन्होंने कही और ये कहा है कम्युनिकेट हो। उन्होंने बिल्कुल जो काशिफ कह रहे हैं और के गुफ्तगू के बाद उन्होंने अपना एक आर्टिकल जो है अखज़ किया, जो कि मैं और आप ही नहीं तमाम के तमाम इस बात को कह रहे हैं कि जनाब 9 मई जो है रेड लाइन है, ये इदारों ने तय कर लिया है, तो इस मामले को आगे किस तरह से चला जा सकता है। माफी की हम लोग भी मुसलसल बात कर रहे हैं कि माजरत जरूरी है, और ये जो कहा जा रहा है ना कि डट के खड़ा है वो, उधर कोई बात ही नहीं हो रही है। इसमें भी मैं एक डिटेल गुफ्तगू कर सकता हूँ, कोई वो नहीं है। अब जब इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई का तकर्रुर किया, कल हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ डायलॉग के लिए तैयार हो गए। अलीमा खान साहिबा का क्या कहेंगे कि मैं कर्नल से बात नहीं करती, अब कर्नल लेवल मुझे नहीं जचता, अब जनरल मुझसे बात करें। फिर अलीमा खान साहब की इस बात को क्या कहेंगे आप कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरा भाई तो कह रहा है कि मुझसे बात करें, हमारा भाई क्या करे हमें पता तो दें। अब ये बात वो कर रही हैं तो हम उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। डॉन लीक्स के बारे में क्या कहेंगे, जिसके बारे में PTI ने क्या कुछ नहीं किया था, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी डॉन लीक्स तो इमरान खान के ट्वीट पे भी बात कर लीजिए ना इम्तियाज साहब, वो भी तो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं तो डट के खड़ा हूं, मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला ऑफर के बावजूद। अच्छा ट्वीट
देखिए नवाज शरीफ ने माफी मांगी थी क्या किसी से? नवाज शरीफ धड़ल्ले से आया, क्या आसिफ जरदारी ने किसी से माफी मांगी थी? वापस आया बेनजीर साहिबा के खिलाफ जब जस्टिस कयूम ने फैसला किया था, धड़ल्ले से आई थी वो। ओपनली कहा जाता है कि नहीं मांगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मामला तय तो हुए थे इम्तियाज फरहान साहब, नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी। मामला तय बिल्कुल कब होगा तय? जब आप गुफ्तगू मोल्ड करेंगे, जब अपने मौकिफ से या अपने जो आपने एक जिद लगाई है या रेजिस्ट कर रहे हैं उसको आप पीछे होंगे। सारी चीजें हमारे सामने कि पीटीआई की तरफ से भी यही आया कि जनाब उन्होंने अपोजिशन लीडर का तयन किया, फला किया, अच्छा जी वो बात करने का आगाज हो गया, सारी चीजें। और इसके साथ डॉन लीग्स के साथ एक और सुन लीजिए, आपको याद होगा हमारी नसीम जहरा साहिबा और हामिद मीर साहब, कमर बाजवा साहब से आपको 1 लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसके ऊपर भी पीटीआई ने बड़ा ढोल पीटा था। कमर बाजवा के हवाले से क्या कहा उन दोनों ने? उन्होंने कहा जी मेरे हमसे गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा यार हम इंडिया से कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो टैंक के पैसे नहीं। देखिए गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू में आजम भाई भी बैठे हैं, फहीम साहब भी हैं, काशिफ भी है। हमें बहुत सारी सेंसिटिव खबर इस तरह मिलती है कि फाइल या मिनट सामने रख देता है मुताल्लिका बंदा, वो कहता है जी जनाब आप खुद पढ़ लें, खुद देख लें इसको, ताकि मैं कसम खा सकूं, मैं कह सकूं कि आगे नहीं हुआ। या डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी हमें दे दी जाती है या हाईलाइट करके ये चीजें दे दी जाती है, उसके बाद खबर को हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल, ये हम खुद करते हैं। ये हमारी एक प्रॉपर एक वो है। तो सुहेल वड़ाइच के कॉलम पढ़ लें, कहीं उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि जी ये फील्ड मार्शल ने कहा है जी मुझसे माफी मांग ले तो होगा। एक इंप्रेशन खबर का यही है और सबका ये खुद फहीम साहब, आजम भाई, काशिफ, हम सब ये गुफ्तगू और बहुत सारे लोग करते हैं कि जनाब ये 9 मई पे आगे गुफ्तगू जब होगी कि जब माजरत, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 जमानतें दी 8-9 मई के मामलात में, तो ये इंप्रेशन और डेवलप हो गया। उसको भी हम डिस्कस करते हैं इम्तियाज फरहान साहब, मुझे भी एक ब्रेक लेना है जी। उससे भी ये इंप्रेशन आ रहा था कि जैसे ये उस माफी का नतीजा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इसको डिस्कस करते हैं। ये जो आपने मुकदमात में माफी की बात की है कोर्ट की जानिब से, इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेना है प्रोग्राम में। नाज़रीन ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की सलाहियतों के हवाले से, क्योंकि इन सलाहियतों के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। मतलब अभी मीडिया में भी उनकी कायदाना सलाहियतों की जिक्र हो रहा है। अमरीकी जरीदा वाशिंगटन टाइम्स, उसने फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को जनूबी एशिया की एक बाअसर शख्सियत और मर्द आहन करार दिया है। रिपोर्ट कहती है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर मजबूत आसाब के मालिक हैं और मुश्किल हालात में फैसला कुन इकदाम उठाने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। वाशिंगटन टाइम्स ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ एक पेशावर, नज़्म ज़ब्त के पाबंद और खामोश तबाह फौजी अफसर हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान उनकी अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा देखा गया, जिसने उनके किरदार को मज़ीद मुस्तहकम किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि फील्ड मार्शल की ये खूबियाँ उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक जनरल आसिफ मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में अहम किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत सदर ट्रंप ने 2021 के एबिगेट धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। इसी तरह बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। ये रिपोर्ट पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई गर्मजोशी की जानिब इशारा करती है, लेकिन सवाल यह है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान खित्ते में किस तरह से एक अहम किरदार अदा कर सकता है और क्या ये आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को मज़ीद मजबूत करेगा। साथ ही साथ इससे भारत को कितनी तकलीफ होने वाली है, जो ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हमें दिखाई देता है मार्का हक के अंदर शिकस्त के बाद से। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने पैनल से। नसीम सिद्दीकी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इसमें। इस वक्त खित्ते में अमन व अमान के लिए भारतीय जारहियत के बावजूद हमने देखा कि हमने बड़ी देर तक चीज़ों को होल्ड किए रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि खित्ते का अमन जो कि भारत दाव पर लगा रहा है, किसी तरह उसको पाकिस्तान कायम रख सके। लेकिन ये जो सारी अब रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स के बाद और सैयद आसिफ मुनीर का जिस तरह से किरदार खुलकर सामने आया है दुनिया के सामने कि वो इंतहाई मुस्तहकम तरीके से, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, तो पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर आप क्या किरदार देखते हैं उनकी वजह से मजबूत होता हुआ? सिद्दीकी साहब। आसमा, देखिए इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो भारत का मामला हुआ था उसमें आपने देखा कि किस तरह
पाक फौज ने और डेफिनेटली पाक फौज की सरबराही फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ जो जारियत कर रहा था भारत की, उसको देख रहे थे और उनको वार्निंग भी दे रहे थे कि खित्ते में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स है। लेकिन जब भारत बाज नहीं आया और जब पाकिस्तानी फौज ने, बर्री फजाइया तमाम फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद वो रोते हुए मोदी साहब भागे अमेरिका की तरफ कि किस तरह जंग बंद करेंगे। और पूरी दुनिया की नजरें थी क्योंकि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स थी, उनके दरमियान जंग शुरू हो चुकी हुई थी। तो जिस तरीके से उस जंग को हैंडल किया गया, तो जाहिर बात है दुनिया बिल्कुल तारीफ करेगी क्योंकि काम ही ऐसा किया गया था। और जिस मुदब्बराना तरीके से किया गया, खामोशी के साथ किया गया, किसी को कोई धमकी नहीं लगाई और उसका जवाब भी भरपूर तौर पे दिया गया, तो डेफिनेटली दुनिया की नजरें हमेशा पाकिस्तान के ऊपर होती है। पाकिस्तान एक तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिकल है। और आपने देखा कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या और मामला, तो पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है इस खित्ते में। उसको जो है मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब भी बड़ी पजीराई देता है, अमेरिका की भी हमेशा नजर रही है, चाइना भी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो जिस तरह तमाम मामलात को फील्ड मार्शल साहब लेके चले हैं और दुनिया की नजर भी थी, तो उसके बाद तारीफ बनती है। और डेफिनेटली जब ये तमाम मामलात हुए, अगर क्रिकेट का मैच हो तो आपने देखा होगा कि लगता है कि पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट का मैच एक जंग की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो अगर कोई असल जंग जीतता है तो पूरी आवाम की नजरें उनकी तरफ होंगी और आवाम इस बात की पजीराई भी करेगा, क्योंकि पूरी आवाम का जो है वो भारत को, इंडिया को, मोदी को दुश्मन अपना समझते हैं। और जब हमारे फील्ड मार्शल साहब के अंडर जो फौज है उसने जब उनको दांत खट्टे किए, तो लाज़िमी बात है आवाम में भी पजीराई होनी भाग बनता था और पूरी दुनिया में पजीराई हुई। इसी वजह से आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और उनकी सलाहियतों को बढ़ा जा रहा है। जी ठीक हो गया। अच्छा, आर्टिकल्स आ रहे हैं, मैं काशिफ रफ़ीक साहब आपकी तरफ आऊँगी। एक तो वॉशिंगटन टाइम्स ने उनकी पेशावराना सलाहियतें जो हैं उनकी तारीफ़ की है, लेकिन बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स वो भी हमें यही कहता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और ज़ाहिर है कि फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होने जा रहा है। देखें, मुस्तकिल मिजाजी, तदब्बर, तहम्मुल, बर्दाश्त और बिल्कुल क्लियर हेडेड विजन के साथ जो मामलात पाकिस्तान के शुरू हुए, और ये मामलात शुरू हुए PDM की हुकूमत से। उस वक्त भी ज़ाहिर बात है फील्ड मार्शल उस वक्त आर्मी चीफ थे, शहबाज शरीफ साहब थे। ये पूरी एक उस वक्त से पॉलिटिकल और अस्करी रजीम जो उनसे है वो चलती आ रही है। टॉप स्लॉट की बात कर रहा हूँ। जी जी। अब उसमें देखें, जिस वक्त आप ग्रेजुअली चीज़ों को चलते हैं और आपकी इंटेंशन ये है कि आपने मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए एक अच्छी बेहतर एफर्ट करनी है और इकॉनमी में उसको बूस्ट करना है, तो अल्टीमेटली उसकी अप्रिसिएशन होती है। और मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियल टाइम ने जो कहा वॉशिंगटन टाइम्स में कि मर्द आहन का जो लकब दिया है, ये छोटी बात नहीं है। देखिए, भारत हमसे कई गुना बड़ा था। उसने एक प्लान किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। माजी में भी हमारे ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुसल्लत किए गए पुलवामा के हवाले से। उसके बाद जो रिएक्शन आया, फिर जो हमारे पर जाहिरियत मुसल्लत हुई, फिर जो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनकी जो स्टेचर है वो बहरहाल बहुत ऊपर चला गया। अच्छा, इसके बाद फिर अमेरिका एक मेन इत्तेहादी है हमारा उसके साथ बड़े स्ट्रेटजिक कमिटमेंट्स हैं, चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ है, और उसके बाद जो ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब आप इस सारी चीज़ों को अगर ऑन द होल देखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को हैंडल करना, उसमें अपने असाब को मजबूत रखना और उसके बाद चीज़ों को लेके चलना। और फिर हमने तो ट्रंप साहब की बात मान के सीज़ फायर कर दिया, लेकिन जिन्होंने दरख्वास्त की थी मोदी ने, वो उस टेबल से भाग गया। इस एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और उसमें इन्वेस्टमेंट के आने का चांसेस बन गए, हमारे मादनियात के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पाकिस्तान की जो दिफा नाकाबिल तस्खीर साबित होगी अल्लाह के फजलो करम से। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इतनी मजबूत हो जाए कि यहाँ की आम आवाम की ज़िंदगी आसूदा हाल हो जाए, ना कि उन सियासी अकाबरीन की ज़िंदगी आसूदा हाल रहे जो साल साल से हमारे पे मुसलत और चीज़ें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक एप्रिसिएशन वर्ल्ड वाइड है आर्मी चीफ साहब की जो इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से, जो उनकी कन्विक्शन है उसके हवाले से। तिजारत के हवाले से तो बात की गई है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर भी, वॉशिंगटन टाइम्स के अंदर भी, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा आजम चौधरी साहब कि दहशतगर्दी के हवाले से फील्ड मार्शल की जो खिदमात हैं उनको भी सराहा गया है। काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका होता है उसके जो मास्टरमाइंड हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, अमेरिका के हवाले किया जाता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद तारीफ करते हैं। और फिर जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है उसको भी बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है।
जी आसमा, पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान उठाया और दहशतगर्दी का मुकाबला किया। जी। और पाकिस्तान का तो सारा रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान में कीमती जानें, लाखों की तादाद में कीमती जानें यहाँ पे दहशतगर्दी की भेंट चढ़ी और हम आज भी जनाजे उठा रहे हैं और दहशतगर्दों से नबर्द आजमाएं। और उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान का बड़ा एक कलीदी किरदार है। जिस तरह वो दहशतगर्दी के कला कमा के लिए, उसके खात्मे के लिए उन्होंने दिन रात एक किया। और अब जिस तरह डीजी ISPR साहब ने कहा कि 2014 के हमें उसी मंशूर के ऊपर वापस जाना पड़ेगा, उसी कमिटमेंट पे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि दहशतगर्दों से निपटने के लिए हमें तमाम पूरे मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाना बहुत जरूरी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी आर्मी चीफ साहब के आर्टिकल के हवाले से भी 1-2 मिनट लूंगा। प्लीज देखें, ये बहुत एक पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनके हवाले से इस किस्म का आर्टिकल सामने आया जिसमें मर्द आहन का खिताब दिया गया। लेकिन यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट ये एजाज की बात है, सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए नहीं। वेरी ट्रू। इस पे मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका के अंदर जितनी पजीराई हमें मिल रही है हमारे फील्ड मार्शल साहब को, हमें उतना ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो जुग्राफियाई सूरत हाल है उसमें हम, चाइना हमारा एक करीबी दोस्त है जिसने हमेशा मुश्किल में हमारा साथ दिया। और अब क्योंकि चाइना के ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, अमेरिकी पाबंदियां आ रही हैं और चाइना, भारत जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है, उसका झुकाव चाइना की तरफ है। हमने इस बैलेंस को भी बरकरार रखना है, अमेरिका और चाइना दोनों का। इसके साथ साथ जो ट्रम्प है उनकी नजर हमारे रेयर मिनरल्स के ऊपर है और जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसकी मार्केट नहीं खोलने के ऊपर उनकी तवज्जो है। हमें अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने पड़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें कोशिश ये करनी है कि भारत किसी भी तरह चाइना के उस तरह नजदीक ना हो पाए जिसका हमें नुकसान पहुंचे, क्योंकि चाइना ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, अमेरिका ने हमारा उस तरह साथ नहीं दिया। आपने देखा इस जंग के दौरान भी अमेरिका का किरदार बड़ा एक मुबहम सा किरदार था और अमेरिका ने दरमियान में सालसी करने से भी इनकार किया था, लेकिन चाइना खुल के हमारे साथ खड़ा हुआ था। लिहाजा इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ ठीक हो गया। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं इसी सारे मामले को लेकर इम्तियाज़ फरहान साहब की तरफ चली जाती हूँ। इम्तियाज़ फरहान साहब, जब फील्ड मार्शल को मर्द आहन करार दिया जा रहा है, जब फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की माशी तरक्की की वजह करार दिया जा रहा है, जब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर फील्ड मार्शल से ये भी तवक्को की जा रही है, इवन पाकिस्तान में जो बहुत सारे हल्के मौजूद हैं उनकी तरफ से भी, कि वो इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान जो दूरियाँ मौजूद हैं उनको कुर्बतों में बदलने का भी सबब बन सकते हैं। इस पर भी काम किया जा सकता है। एंड आई नो कि कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जा रही होंगी, क्योंकि अगर ख़त्ते में हम चाहते हैं, हम लोग दुनिया में हम चाहते हैं, जैसे फील्ड मार्शल साहब का तो पैगाम ही है ना कि सबको मोहब्बत से और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, तो बाकी ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकता है उनकी गलतफहमियाँ दूर करने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आसमा आपने। जब ईरान और इसराइल का एक तनाज़ा आया था तो दबे लफ्ज़ों में और दबे अल्फाज के अंदर ये इस बात का जिक्र किया गया था, क्योंकि वाशिंगटन से वापसी हुई थी हमारे फील्ड मार्शल की और मुलाकात हुई थी, जब ट्रम्प से पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद इस बात का इंप्रेशन आया था और वो बाद में प्रूव भी हुई कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव पार्ट प्ले किया। और दूसरी बात जो चाइना के हवाले से आप कह रही हैं कि जी चाइना और अमेरिका अगर करीब आना चाहते हैं तो उसमें भी पार्ट प्ले किया जा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में फौजी सरबराहों के बारे में या सिपह सालार्स के बारे में बहुत कम लिखा जाता है, खासतौर पर ये जो आपने फाइनेंशियल टाइम्स की बात की उससे हो गए, वाशिंगटन टाइम्स हो गए और दूसरे इस तरह के जो जराइद हैं या अखबारात हैं उसके अंदर ये बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमारे फील्ड मार्शल के लिए मर्द आन का खिताब और तारीफ करना, और ना सिर्फ ये कि आप समझ लें सिपाहगरी के हवाले से बल्कि मईशत के हवाले से भी जिक्र करना, तो इट मीन्स कि वो इस मामला जो आपने जिक्र किया चाइना से अमेरिका के मामला, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है चाइना की अमेरिका के अंदर और अमेरिका उसको ब्लॉक कहीं ना कहीं करना चाहता था, लेकिन अमेरिका से कहीं ज्यादा ट्रम्प, तो ये बिल्कुल पार्ट प्ले हो सकता है। लेकिन आजम मलिक साहब ने जो बात की है वो हमें बिल्कुल देखभाल करनी चाहिए, हमारे थिंक टैंक को उसके बारे में मुसलसल आगाही रख के आगे फीडबैक देना चाहिए। आपको याद होगा अपने इसी प्रोग्राम में
जब मिनरल एग्रीमेंट का एक मामला आया था तो उस वक्त भी मैंने यही तहफ्फुज़ात का इजहार किया था कि हमें बिल्कुल अमेरिका से एग्रीमेंट करने चाहिए, कोई इसमें, लेकिन चाइना की कीमत पे नहीं होने चाहिए और अपनी आजादी की कीमत में, क्योंकि बाद औक़ात पंप किया जाता है कि ताकि कोई बंदा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर ले और वो उनके ट्रैप में आ जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक नहीं आए। तो पाकिस्तान जो एक आपस में है उसको हमें इस एक लेवल तक रखना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा जरूरत है चाइना की। आपको याद होगा जब सीपेक का एक आसमा मामला आया था और उसमें रुकावटें आ रही थी जो इससे पहले की हुकूमत थी, तो आपको याद होगा एक खबर चली थी कि उसमें यह बताया गया था बीजिंग से चाबहार तक और सेंट्रल एशिया तक एक ट्रेन चलाई चाइना ने, जिसकी मुद्दत 28 दिन से कम होकर 11 दिन हो गई थी। फिर कहा गया कि ये 11 दिन को एक हफ्ते पे लाया जा रहा है। उसका मतलब सीधा सीधा पाकिस्तान को मैसेज दिया गया था कि अगर आपने अपनी ये बाइंडिंग और ये जो पाबंदियां नहीं हटाई तो हम ये रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजम मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तमाम चीजों पे चौकन्ना रहना चाहिए। वो रोजाना चूंकि आजम मलिक साहब मौजूद होते हैं तो आप उनको मिस कर रहे हैं। हाँ चौधरी, सॉरी, ये हमारे लीडर है आजम चौधरी साहब, तो भाई काशिफ की तरह। हाँ जी भाई, लाहौर में बड़ी धाक है इनकी, तो ये हमें बिल्कुल हमें इसको रखना चाहिए। चलिए, धाक की बात हो रही है तो हमारे फील्ड मार्शल की धाक तो बैठी है दुनिया भर में, और इसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से वो इस सारी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जितनी उनकी शख्सियत के हवाले से बात की गई है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, चाइना और अमेरिका के अंदर जो दूरी मौजूद है उसको भी कम किया जा सकता है। यकीनन इस पर पाकिस्तान की तरफ से काम हो भी रहा है कि खित्ते के अंदर जो ममालिक हैं ना तो उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और नहीं दुनिया के जो दीगर खित्ते हैं वहाँ पर किसी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बाकी रहे। कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है तो एक जगह हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है और वो दिखाई दे रहा है हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, किस वजह से है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इख्तितामी हिस्से में हम बात कर रहे होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ताज़ा तरीन सियासी मंजरनामे और अदालती पेशरफ्त के हवाले से। पीटीआई की सियासी कमेटी के हालिया इजलास में जहां ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने के हवाले से फैसला किया गया, वहीं अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर इख्तलाफात भी सामने आए हैं। ज़राए कहते हैं कि बानी पीटीआई के पैगाम में कहा गया कि अगर मौजूदा अपोजिशन लीडर्स को अदालती रिलीफ मिलता है तो उनका नाम बरकरार रहेगा, वरना महमूद खान चकजई और आजम स्वाति को नामजद किया जाएगा। ताहम सियासी कमेटी के अरकान ने इस पैगाम पर सवालात उठाए हैं और इसी के बायस इजलास में तनाज़ा देखा गया है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के हवाले से खबर आ रही है कि वो इजलास छोड़कर चले गए। दूसरी जानिब एक बड़ी अदालती पेशरफ्त भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया। ताहम बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 59 मुकदमात हैं, जिनमें 43 जो हैं, 43 जो हैं वो रावलपिंडी में हैं। अभी ज़ेर समात हैं ये नाज़रीन जो मुकदमात हैं, और मशलिकों की अदम अदायगी के बायस रिहाई का सवाल भी बाकी है। क्या ये अदालती रिलीफ और पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात पस पर्दा मुज़ाकरात या सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हैं? आप बहुत सारे हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है। मैं नसीम सिद्दीकी साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ये कि पीटीआई के अपने अंदर बड़े इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का ऐलान हो गया था तो वेट किया जाना चाहिए था। ये जो आम पोजीशन है अपोजिशन लीडर की खास तौर पर, ये उनको दी जानी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान जो है वो अपने ही लोगों पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। अस्मा देखें, ये जो एतराज़ात होते हैं इस तरह की पार्टी में, ये तो बड़ी अच्छी रवायत है ना, ये तो जमहूरी रवायत है। ये तो पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरह तो नहीं है ना कि जो फैसला सादिर कर दिया और सब ने सर झुका के उसको मान लिया। तनकीद करने का तो सबको हक होता है। तो ये एक बात बड़ी अच्छी है पीटीआई में कि वो तनकीद भी करते हैं और वो अपने जो है वो राय भी देते हैं। दूसरी तरफ बात ये है कि लीडर क्यों कहलाता है? लीडर जब मौजूद होता है तो वो फैसले भी करता है और उसके फैसलों को लोग मानते भी है। अब जब एक लीडर की फैसला वो कर रहा है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसकी खबर बाहर नहीं आने दी जा रही, तो वहाँ पे एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाती है। आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी जेरे आताब थी तो उसमें भी इस किस्म के बहुत ज्यादा पार्टी में मसाइल आते थे। नून लीग में भी बड़े इस किस्म के मसाइल आए। नून लीग छोड़ के लोग गाफ लीग में शामिल हो गए। तो इस तरह के मसले होते हैं जब लीडरशिप जो है जेरे आताब होती है, तो इस तरह के मामला सामने आते हैं। और जो उसका अच्छा पहलू है वो यही पहलू है कि वहाँ पे तनकीद भी की जा सकती है, उन फैसलों का एहतराम भी किया जा सकता है और उनके खिलाफ राय भी दी जा सकती है। तो मुझे इसमें कोई अचंभे की बात नहीं लगी। जी
ठीक हो गया। मैं आज़म चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। कुछ केसेस जिनकी तादाद 8 बताई जा रही है, 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 9 मई के ये जो मुकदमात थे इसमें ज़मानत दे दी है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब से ये खबर सामने आई है एक नई बहस शुरू हो गई है कि जी शायद कहीं ना कहीं बैकडोर जो हैं मामलात जो चल रहे थे पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ वो कहीं ना कहीं तय पाए हैं, इसलिए ये फैसला आया है। ज़ाहिर है कि इस तरह की बातें हम पहले भी सुनते हैं कि जब किसी के हक़ में कोई फ़ैसला आ जाता है तो वो जमात भी उसको खुशाइंद करार दे रही होती है, और जब किसी के खिलाफ फैसला आ जाता है तो उसे सियासी इंतकाम करार दिया जाता है। तो ये जिस तनाजुर में भी बात की जा रही है कि मामलात कहीं ना कहीं तय पा गए हैं, इस पे सर आप क्या तबसरा करेंगे? अगर आज के इस फैसले के बाद डीजी आईएसपीआर साहब का बयान ना सामने आता तो फिर ये इबहम रहना था कि कहीं ना कहीं डील के मामला चल रहे हैं। लेकिन जब डीजी आईएसपीआर साहब उनका बयान सामने आया तो उसमें क्लियर हो गया कि कोई डील नहीं चल रही, ये सिर्फ और सिर्फ एक अदालती मामला है। जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अदालतों को अगर आप अपना काम करने दें, अदालतों को थोड़ी सी आजादी दें, तो आप देखें कि ये जो मुकदमात इस किस्म के दर्ज किए गए हैं उनका हाल क्या होगा। क्योंकि 9 मई के अंदर जो असल मुल्जमान उसमें मुलव्वस भी हैं उनको भी फायदा पहुंचता है। जब आप बेगुनाह लोगों को उसमें मुलव्वस करते हैं, बेगुनाह लोगों को सजाएं देते हैं, तो फिर वो असल जो मुल्जमान है वो भी फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक अदालत जिसको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इसमें जमानत बनती है एक मुल्जम की, लेकिन जमानत नहीं दी जाती और हायर कोर्ट्स में जाके जमानतें मिल जाती हैं, तो ये उन अदालतों के लिए लम्हा फिक्री है कि जो गलत फैसले करती हैं। और अगर अदालतें इसी तरह फैसले करती रहेंगी तो अदलिया का जिस तरह पहले हमारे यहाँ पे म्यार गिर चुका है, आप देखें कि अदलिया को पाकिस्तान की तारीख में सबसे जो लो तरीन म्यार है उस वक्त अदलिया वहां पे खड़ी है। और ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो सियासी मुकदमात और उसके ऊपर जिस तरह जैसे याहिया अफरीदी साहब ने एक दिन पहले समाज से माजरत की और अगले दिन जब समाअत हुई है उसके अंदर आप देखें कि जो हुकूमत के वकील हैं उनसे चीफ जस्टिस साहब मुकालमा कर रहे हैं कि अगर मैं ये बात खोलूंगा तो फिर मामला कहीं और जाएंगे, फिर आप लोगों को भी उसमें दलाइल देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि इन मुकदमात को सियासी तौर पर बनाया गया, पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमात है जिनके अंदर कानूनी हैसियत बहुत कमजोर है, इस्तगासा बहुत कमजोर है, जिसका फायदा अल्टीमेटली जितने भी मुल्जमान हैं उनको पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक ये आपने आजम चौधरी साहब की बात सुनी, ये वही बातें हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा और पीटीआई के रहनुमा में बहुत ज़्यादा करते दिखाई देते हैं कि जी ये जो मुकदमात हैं पॉलिटिकल हैं, सियासी मुकदमात हैं। लेकिन जब आप हुकूमती हलकों की बात करते हैं तो उधर से ये बयान सामने आता है कि केसेस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और आज DGISPR ने भी ये बात दोहराई है कि जब तक 9 मई के मुकदमात में जो इसकी सरगना रहे हैं प्लानिंग के, जब तक उनको सज़ा नहीं दी जाती है तो मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी, मुकदमात सियासी ही हुआ करते हैं, लेकिन मकासद जो हैं कुछ और हुआ करते हैं। कोई करप्शन के मुकदमे हों, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे हों, कोई और मुकदमे हों, इन सारे मुकदमे बाजियों में आखिर में होता ही है कि आपने बैठ के कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी कबूलियत, जब वो कबूलियत वाला कॉर्नर खुल जाता है फिर उन मुकदमात में ज़मानतें भी हो जाती हैं। फिर उन मुकदमात में जिनको सज़ाएं होने का अंदेशा होता है वो यकदम ऐसा लाटू घूमता है कि वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं वज़रा। मैं सर यही गुजारिश कर रहा था। अब मामला ये है कि इस सारे सिनेरियो में भाई मुकदमात सियासी हैं या नहीं हैं, एक चीज़ तो ये है कि इन मुकदमात का फ़ैसला अदालतों से हो रहा है। आज 8 मुकदमात में ज़मानत किसने दी है? याहिया अफरीदी साहब ने। कौन सी अदालत ने दी है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाली अदालत ने। आप इन अदालतों पे एतबार करें, आप इन अदालतों के पास जाएं, आपको सज़ाएं आपकी ख़त्म हो जाएं या ज़मानतें मिल जाएं तो वाह 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 अदालत की और चीफ जस्टिस साहबान के, जजेस की। और अगर यही अदालतें आपको सज़ा दें तो फिर प्रॉक्सीज की डर है। तो बात यह है कि आप अपने ऊपर भी तो कुछ गौर कीजिए हजूर, कि अपने किरदार पर भी तो गौर कीजिए। अच्छा, जब आप तय है कि ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो अल्टीमेटली जाके सेटल होनी है, मैं तो कह रहा हूँ सेटल होनी है, मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ा जी ये जो आप इतना वाया करके सेटल कर रहे हैं। अच्छा, ये 9 मई के ऊपर अब माजत कर लें तब भी सेटलमेंट यही कोर्टों से होनी है, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो बात आपने की ना अभी थोड़ी देर पहले कि जी अपोजिशन लीडर ये वो, देखिए मैं गुजारिश करूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब रुकने कौमी असम्बली नहीं है। अब मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, महमूद अचकज़ई साहब बतौर अपोजिशन लीडर नॉमिनेशन है अलीमा खान साहबा की।
अलीमा खान साहबा चाहती हैं कि महमूद अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर हों, और अलीमा खान साहबा चाहती थी कि सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हों। अब महमूद अचकज़ई साहब जब आ जाएंगे, अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, तो महमूद अचकज़ई साहब की सारी ज़िंदगी सियासतदानों से गुफ्तगू करते गुजरी है, और वो उनमें इतनी वुसअत कल्बी है कि वो किसी इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर, वो याद रखिए, वो माजत भी कर लेते हैं। कोई गलत एक्ट माजी में हो तो उस पर माजत कर लेते हैं, जैसे इमरान खान से उन्होंने की। हाँ, महमूद अचकज़ई साहब को जो भी कोई समझे, मैं समझता हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब अगर अपोजिशन लीडर के तौर पे कंटिन्यू करते हैं तो याद रखिएगा कि मुल्क में वो एक विंडो ऑफ नेशनल ग्रैंड डायलॉग्स हो सकती है। अचकज़ई साहब बैठ जाएंगे फजल रहमान साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, उनके आगे यार आओ यार बैठ के बात करते हैं, क्यों नहीं करते। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका मसला क्या है, वो कहते हैं जी एक जमात है, एक पार्टी है और एक सीट है, हम उसको दे दें, हमारे अपने इंटरनल मैटर कहाँ जाएंगे, अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब किसकी ख्वाहिश नहीं है कि जब बतौर अपोजिशन लीडर मैं काम करूँ। बैरिस्टर गौर साहब इनकार कर गए, असद कैसर साहब इनकार कर गए, आमर डोगर साहब जो है वो मौजूद हैं एज अपोजिशन लीडर। सो पार्टी के अंदर एक रिफ्ट है कि जी हमारी चूंकि अक्सरियत है, हमारा फेस जो है वो अपोजिशन लीडर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विजडम वाला बंदा चाहिए जिसका कद काट हो, जो नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ सके, जरदारी साहब के साथ बैठ सके, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ सके और चीज़ों को डायलॉग पे लेके आए। और इम्तियाज़ फरहान साहब, वो बानी को लगा या उनकी बहन को लगा कि वो पूरी पीटीआई में कोई नहीं है, इसलिए महमूद अचकज़ई साहब को चुना गया। इम्तियाज़ फरहान साहब, देखिए, मेरी तो पहले दिन से राय है कि अलीमा खान साहिबा तहरीक इंसाफ और अपने भाई के लिए वो काम नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए। उनका हर इकदाम अपने भाई और पीटीआई के अगेंस्ट जाता है। वो जो भी एक्टिविटी कर रही हैं अपने हवाले से यकीनन कर रही होंगी, अदरवाइज मेरी समझ नहीं आता, इस पर एक डिबेट हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में कल भी मैंने ये बात कही थी, जो काशिफ कह रहे हैं कि वो वुसअत तलब है और उन्होंने कभी रियासत को कभी ना उनके वालिद साहब ने ना उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया, डायलॉग पर यकीन रखते हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे लोगों के साथी हैं, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इस वक्त जो जयद किस्म के आप सियासतदान कहें, वो उनसे बेहतरीन राब्ते में सिर्फ कौन नहीं थे, इमरान खान से राब्ते में नहीं थे, क्योंकि इमरान खान किसी को दोस्त बनाने के लिए तैयार कभी भी नहीं हुए, वो हमेशा इल्जामात की वो करते। लेकिन वही फजल रहमान, वही महमूद खान अचकज़ई बुरे वक्त में सामने आए। मौलाना फजल रहमान जो आजकल अलहदा है, उसके ऊपर किसी ने गुफ्तगू कीजिएगा, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे सामने आए, तो ये उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जो अभी आजम चौधरी साहब जो एक बात कर रहे थे, बिल्कुल अब जो अदालत ने 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर रही, तो सब बोले थी बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह पर है। जब अगेंस्ट जाता है तो मामला कहते हैं जनाब ये अदालतें बिकी हुई हैं। आपको और एक हिस्ट्री की बात सुने, पाकिस्तान में आसिफ जरदारी के ऊपर करप्शन के कितने इल्जामात लगते हैं। आसिफ जरदारी आज तक वो शख्सियत है जिन्होंने किसी करप्शन के मुकदमे में सजा नहीं हुई है, किसी करप्शन के मुकदमे में। और अगर आप आएंगे नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ को भी किसी करप्शन के मुकदमे में सजा नहीं हुई है। पनामा के अंदर हुई थी वो, और किसी मुकदमे में नहीं हुई थी। पनामा के अंदर मोटिवेटेड था, और उस वक्त कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, कंटेनर पे खड़े होकर सिर्फ यही बात की जाती थी कि जनाब ये सारे के सारे वो हैं। यूसुफ रजा गिलानी पे लगा, वो अभी बरी हो गए, बैंकिंग कोर्ट से वो बरी हो गए। तो बात ये होती है कि अदालतें अगर अपना फैसला करें तो फिर हम उसके ऊपर अपनी राय कायम करते हैं कि जनाब ये मुखालिफ हो गए और ये हमारे जो ऊपर से मोटिवेटेड है। सियासत डायलॉग से होती है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान से हमारी नशिस्तें रहती थी, वो बहुत सारी यही बातें बताते थे। यानी भुट्टो साहब ने सरदार शेरबाज मजारी, वली खान, नवाबजादा नसरुल्लाह को डेथ सेल के अंदर डाल दिया था। लेकिन जैसे ही मार्शल आया तो नवाबजादा की सरबराह कराची प्रेस क्लब के अंदर हमारे सीनियर्स बताते हैं जब मुलाकातों पे पाबंदी थी, नवाबजादा नसरुल्लाह को बुलाया गया, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ऐसे ही आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने, और उनकी मुलाकात हुई, एमआरडी का तय हुआ। तो डायलॉग जो है, डायलॉग ही सियासत के अंदर होते हैं। और ये जो पीटीआई के अंदर सियासी इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ राय है, ये कोई इख्तिलाफ नहीं है। सलमान अकरम राजा को अगर सियासी फैसले दिए जाएंगे तो अच्छे फैसले नहीं होंगे, भले इस बात पे किसी को बुरा लग सकता है, वो बहुत बड़े लॉयर हैं। नवाज शरीफ के पनामा लीक्स के अंदर नवाज शरीफ के भी लॉयर वही थे, तो लॉयर बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिशियंस को किरदार देना पड़ेगा, चाहे उसमें शाह महमूद कुरैशी हो, जहांगीर तरीन को लेकर आए वापस पूरी बात करते हैं। आप जहांगीर तरीन अगर वो खामोशी इख्तियार कर गए, और जो सियासतदान जो पीटीआई के साथ बुरे वक्त में खड़े हुए थे, तो उनके साथ डायलॉग क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि ये जो नए आने वाले हैं
इन्हें कोई सूट नहीं करता, फिर ठीक हो इनकी गया। जगह नहीं बनती। और जब तक पॉलिटिशियन तहरीक इंसाफ में एक्टिव नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि कोई माफी और कबूलियत भी इनका काम आएगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ रफ़ीक साहब, आज़म चौधरी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब, आप लंदन से थे। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। अब कमिंग मंडे पीर के रोज़ आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।